नमस्कार। एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है कृतिका भाग 2 से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। बीच में उन्होंने पड़ाव भी लिया। कौन से स्थान पर वो रुके? लायुंग। लायुंग जो है एक छोटी सी बस्ती है। लायुंग एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर लेखिका थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और गति से कुछ कह रही थी। इस सफ़र ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। ये वहाँ की जीविका के साधन हैं। लेखिका को यहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, परंतु यहाँ बर्फ़ का नाम न था। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका जो है समुद्र तट की ऊंचाई, कितनी ऊंची पहाड़ी पर थे वो? 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इस स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाओं में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव जो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लेखिका का जो मन में जो इच्छा थी बर्फ़ देखने की, तो वहाँ का जो नागरिक है वो कहते हैं कि यहाँ स्नोफॉल बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों ने प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है, वातावरण को दूषित कर दिया है, इसलिए वहाँ पर स्नोफॉल कम होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको कटाव में अगर बर्फ़ देखनी है तो कटाव में जाना पड़ेगा। और कटाव जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। स्विट्ज़रलैंड ये बोला गया है कि विश्व में स्विट्ज़रलैंड सबसे सुंदर जगह है। तो यहाँ पर भारत में अगर हम सुंदरता की बात करें तो कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, मतलब वहाँ पर अभी टूरिस्ट नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो कटाव को जो है अभी टूरिस्ट इन्होंने स्पॉट नहीं बनाया था, जाने की परमिशन वहाँ पर नहीं थी, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, है ना। अर्थात वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते थे, इसलिए वो सुंदर था। अगर टूरिस्ट जाना शुरू कर देते तो वहाँ की सुंदरता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती। इसमें हम सबका ही योगदान है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हमें साफ़ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जो जितेन नार्गे है अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी भी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया था। मणि कहने लगी कि यह स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव देखने लगा था, मतलब उनको अभी दिखने लगा था, कटाव दिखने लगा था। तो यहाँ पर मणि ने कहा कि ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत सुंदर जगह है। चारों ओर बर्फ़ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ़ रात को ही पड़ी है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे कि जैसे चारों ओर चांदी फैला रहे हों, मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। चारों ओर बर्फ़ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ़ रात को ही पड़ी है, मतलब जो वहाँ का दृश्य की बात की तो उन्होंने कहा कि अभी अभी ये रात को बर्फ़ पड़ी है, इसलिए यहाँ पर अभी तक ऐसी हैं। कटाव पहुँचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। बर्फ़ को देखकर सभी झूमने लगे। लेखिका मन बर्फ़ पर चलने का हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ़ के पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खींच रहे थे। लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। मतलब और जो टूरिस्ट थे वो फ़ोटो खींचने में व्यस्त थे, लेकिन लेखिका फ़ोटो में उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, वो अपने मन में उनको समा लेना चाहती थी। उसे लगा था कि यहाँ के वातावरण में ने ही ऋषियों मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी है। मतलब इतनी सुंदर दृश्य है वहाँ का। तो लेखिका ने अंदाज़ा लगाया कि ये जो ऋषि मुनि है ये
पर्वतों पर जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे, वहीं पर ये रचनाएं करते थे, लिखते थे। तो कहा कि इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों ने उनको प्रेरित किया होगा लिखने के लिए, उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए, मतलब उसका भी प्रकृति के प्रति वो समर्पित हो जाए। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिमशिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं, पूरे एशिया में पानी जाता है, वहाँ से जो बर्फ़ पिघल कर आती है सबको पानी प्राप्त होता है। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ़ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियाँ और हिमशिखरों का हम पर भी ऋण है। अब ये देखिए, सर्दियों में ये क्या करते हैं, बर्फ़ के रूप में ये पानी को एकत्रित करते हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं फिर उस पानी को पिघलाकर ये हमारे लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ये पहाड़ों का योगदान के बारे में बताया है। थोड़ा आगे चलने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में स्वयं को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पोष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। अब देखिए, पोष और माघ ये आपका जनवरी और फरवरी के महीने की बात हो रही है, ठीक है। पोष और माघ जो है ये ज़्यादातर ये दिसंबर का मिड और जनवरी और फैब का मिड, ये दोनों महीने इसमें आते हैं, ठीक है। ये आपका पोष और माघ। यहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहाँ से वापस लौट आए थे। युमथोंग की पूरी घाटियाँ प्रित्वा और रूडोरेंडो के फूलों से खिली थी। अब वहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके में खिलने वाले जो फूल हैं वो अलग, उनकी प्रजातियाँ अलग होती है ना। वहाँ के फूल अलग हैं। जो हम समतल जगह पर जो फूल उगाते हैं वो पहाड़ी इलाके में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो फूलों की जो बात की, रूडोडेडो नाम के जो फूल हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर खिलते हैं। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। वहाँ के लोग, जो रहने वाले जो लोग हैं वो बंदर का मांस खाते हैं। गर्म रखने के लिए अपने आप को वो बंदर का मांस खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता, ये भी साथ ही साथ जितेन नार्गे ने बताया कि बंदर का मांस यदि हम खाते हैं तो कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि उसने तो कुत्ते का मांस भी खाया है। अब अपने बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने कुत्ते का भी मांस खाया है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसे पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है। मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ में गरीबी बहुत अधिक है। तो पहाड़ी इलाकों में देखिए, रोज़गार के साधन अधिक नहीं होते, है ना। लोगों की जीविका की अधिकतर क्या होती है, लोगों की जो जीविका है वो टूरिस्ट प्लेसों पर वो जो सामान बेचते हैं, उनकी जो दुकानें हैं उन्हीं पर निर्भर करते हैं ना। अगर अधिक बर्फ़ होती है तो लोगों के जाने पर जो रोकथाम लगा दी जाती है, जब लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उनके पास जीविका के साधन भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो वहाँ के लोगों को पता है कि गरीबी क्या है। अधिकतर जो गरीबी है वो पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती है। लोगों को सुअर का दूध पीते हुए देखा था, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं। युमथोंग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। यहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारे जाने को पसंद करते थे। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया। जो सिक्किम है पहले एक स्वतंत्र राज्य था, उस पर किसी का आधिपत्य नहीं था, वहाँ पर वोटिंग नहीं होती थी, वो स्वतंत्र था, है ना। लेकिन जब से वो भारत का हिस्सा बना है तो ऐसा करके यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अब यह भारत का हिस्सा बन गया है, ऐसा करके वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने उन लोगों को कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। रास्ते में उसने एक जगह
दिखाई कि एक जगह दिखाई, उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जितेंद्र नार्गे ने एक मान्यता भी बताई कि वहाँ पर कुछ एक ऐसा क्षेत्र था, उस पूरे 1 किलोमीटर का जो एरिया था, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। ये मान्यता भी वहाँ पर उसके बारे में भी जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताई। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, है ना, इसलिए वो लोग नहीं फैलाते। वे लोग गंगटोक को गंगतोक बुलाते हैं। देखिए गंगटोक को गंगतोक भी बुलाते हैं। गंगतोक का अर्थ है पहाड़। अब यहाँ पर अर्थ आ गया, गंगतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो टूरिस्ट जो स्पॉट हैं वो उनको टूरिस्ट जो पहाड़ी इलाके हैं सिक्किम के जो अधिकतर क्षेत्र हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, वो कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की अभी कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। बिल्कुल सच कहा यहाँ पर लेखिका ने कि मनुष्य की कभी न ख़त्म होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। वास्तविकता यही है कि बिल्कुल सही बात यहाँ पर लेखिका ने कही। और लेखिका ने मन ही मन कहा कि हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। यहाँ पर लोगों के बारे में, लोगों की मेहनत के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में लेखिका ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लेखिका ने क्या क्या वर्णन किया। सबसे पहले लेखिका ने किसका वर्णन किया, गैंगटॉक शहर की सुंदरता का वर्णन किया। फिर उन्होंने युमथांग के प्राकृतिक सौंदर्य का, वहाँ की जीवन शैली का, वहाँ के धार्मिक जो आस्थाएं जुड़ी हुई है उनका वर्णन किया। हिमालय दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन लेखिका ने यहाँ पर किया। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ दर्शाई उन्होंने स्त्रियों के माध्यम से कि वो किस प्रकार अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर माता का भी फर्ज निभा रही हैं और साथ ही साथ वो मेहनत भी कर रही हैं। पहाड़ी बच्चों की जीवन शैली के बारे में भी बताया और उन्होंने चाय बागानों में युवतियों की जो सुंदरता का वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया। बहुत अद्भुत सुंदरता का वर्णन है जो लेखिका ने देखा था। लायुंग में थोड़ी देर के लिए उन्होंने पड़ाव किया था, एक छोटी सी बस्ती है। कटाव की यात्रा जब लेखिका ने की उनके बारे में भी बताया। युमथांग की सुंदरता का, युमथांग की जब की तरफ वो जो निकलते हैं वहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन किया। तो इस पाठ में लेखिका ने प्राकृतिक सुंदरता का कूट कूट कर वर्णन किया है। कोई ऐसा कोना लेखिका ने नहीं छोड़ा जिसकी सुंदरता का वर्णन लेखिका ने नहीं किया। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लेना और उनके अर्थ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप देख लेना। आपका आता है अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे। संधि सबको पता है, सुलह, उजास, प्रकाश, आप उजाला भी कह सकते हैं। सम्मोहन, मुग्ध करना। रकम रकम, तरह तरह के। कपाट, दरवाज़ा। लम्हे, क्षण, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। गहनतम, बहुत गहरी। सघन, घनी। शिद्दत, तीव्रता या अधिकता के। पताका, झंडे, पताका का अर्थ होता है झंडा। श्वेत, सफ़ेद। मुंडकी, सिर। सुदीर्घ, बहुत बड़े। मशगूल, व्यस्त। प्रेयर व्हील, है ना, प्रार्थना का जो चक्र है। अभिशप्त, शाप युक्त, है ना। सरहद, सीमा। प्रकाष्ठा, चरम सीमा। और इसमें और बहुत सारे शब्द हैं आपको जो कठिन लग रहे होंगे। इनमें एक शब्द आ रहा है सैलानी। सैलानी अधिकतर हिंदी में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। सैलानी का अर्थ होता है यात्री या पर्यटक। फिर आपका एक शब्द है यहाँ पर सतत। सतत होता है लगातार, ठीक है। संक्रमण, मिलन या संयोग, है ना। संक्रमण का अर्थ होता है चलायमान, चंचल। सुर्खियाँ, आप न्यूज़ में भी पढ़ते हो। चर्चा में, निरपेक्ष, बेपरवाह। सुरमय, अत्यंत मनोहर। मियाद, सीमा या आबो हवा, जलवायु। इस प्रकार हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ। और अगर आपको मेरा ये विषय अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं एक नया वीडियो लेकर फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हो सकूँ। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।